हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में और हमारे चैनल एटी पार्क में भी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में, उनके गुणों के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि रसायन आम्ल क्षारक और लवण के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं अमन कुमार। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु तो क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उनको हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। मुख्यतः तीन भागों में बांट के उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला होता है धातु, मेटल, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। तो इनके कुछ गुण होते हैं। जैसे धातु के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, धातु के कुछ अलग गुण होते हैं, अधातु के कुछ अलग गुण होते हैं, उपधातु के कुछ अलग गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पे हम लोग धातु और अधातु को, उपधातु को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि धातु क्या होता है, हम लोग धातु सुनते आते हैं। धातु जैसे कोई भी मेटल, मेटल है ना, धातु जैसे सोडियम, है ना, धातु हो गया सोडियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, है ना, जिंक, कॉपर, फेरम, आर्जेंटम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातु है। वहीं अधातु क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है, ये सब अधातु अधातु है, सॉरी, ये सब अधातु है ना। तो कुछ गुण है, उन गुणों के आधार पर हम लोग धातु अधातु के बारे में अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो चलिए उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए, हर तत्व की अलग अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो धातु की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें भौतिक गुण भी होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं। तो हम लोग अभी भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भौतिक गुण क्या होते हैं। जैसे कोई भी धातु होती है वो कठोर होती है। कठोर होने का सेंस ये है कि उसमें अगर हम लोग चोट करें, उस पर प्रहार करें, तो वो जो है चूर चूर नहीं होगा, वो कठोर होता है, टफ होता है, इसलिए वो धातु है। ठीक है, अगला होता है चमकीला होता है। हर देखिए, हर धातु की अपनी एक चमक होती है। हर एक धातु की अपनी एक चमक होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु ही चमक। उसकी अपनी एक चमक होती है, तो ये धातु ही चमक होती है। ये ठोस होती है। ठीक है, ये जो होती है ठोस होती है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना। ये आघात वर्धी होती है। आघात वर्धी का मतलब यह है बच्चों कि अगर हम लोग उस पर हथौड़ी से वार करें या किसी चीज़ से प्रहार करें, तो वो उस वार को सहन करेगा, टूटेगा नहीं, टूटने की क्षमता को नहीं रखेगा, उस वार को सहन करता है, इसलिए वो आघात वर्धनी होता है। जैसे लोहे, लोहे को पीट पीट के बड़ी बड़ी चादरें बनाई जाती है, सोना को पीट के आभूषण बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, अति है, ये सब आघात वर्धनता की एक गुण है, वो दर्शाती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये तन्य होते हैं। ये जो होते हैं तन्य होते हैं। ठीक है, तन्य मतलब अगर इसको खींचा जाए, अगर इनको खींचा जाए तो ये खिंचा जाएंगे, मतलब वो टूटेंगे नहीं। जैसे रबर बैंड, फॉर एग्जांपल, रबर बैंड धातु नहीं बट एग्जांपल है। जैसे सोना, उनको टाट टान के पतली से पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए वो धातु है। अगला उष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। देखिए, कोई भी धातु उष्मा या विद्युत का सुचालक होता है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉपर की वायर होती है, उसमें करंट फ्लो होता है। कॉपर की वायर से हीट भी फ्लो होता है। अगर मान लीजिए ये कोई कॉपर वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर है। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पर हीट करते हैं, अगर हम लोग इसको यहाँ पर हीट करते हैं, है ना, यहाँ पे हीट करेंगे, तो क्या होगा, ये जो होगा इसका हीट पूरे वायर में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब पूरा वायर हीट होगा, ना कि केवल वो पार्ट जो हीट करते हैं। तो देखिए, हम लोग हीट किए थे यहाँ पर, इस पार्ट पर, लेकिन हीट कहाँ हो, यहाँ तक हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये सुचालक है, ये हीट का ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, पूरा बॉडी में फैला, ये हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि ये विद्युत का सुचालक होते हैं। देखिए विद्युत का सुचालक क्यों होता है। मान लीजिए ये हम लोग जानते हैं सोडियम एक धातु है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11।
अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम लोग को प्राप्त होगा 2, 8 और 1। ठीक है, 2, 8 और 1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होते हैं, ये बंधे हुए नहीं होते हैं। ये दोनों अष्टक पूरा करते हैं अपने अपने कक्षा के लिए, लेकिन ये अपना अष्टक पूरा नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग देखते हैं ड्रॉ करके इसको। मान लीजिए चलिए इसको पहले साफ कर लें। देखिए मान लीजिए ये है, ठीक है, ये सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम का नाभिक है, मान लीजिए न्यूक्लियस है। तो इसके चारों ओर कक्षक होंगे। ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया। तो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरा कक्षा में कितना? तो एक कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का सुचालक होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को पास करेगा चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये पास करेगा चार्ज। इसी तरह कारण ये होता है, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु विद्युत का सुचालक ये होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी बॉन्ड से बने हुए नहीं होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अधातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अपवाद है उसमें, हम लोग उसके बारे में अलग से देखेंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग के पास अगला है, हम लोग के पास नेक्स्ट है कि कुछ अपवाद है, जैसे Hg हाइड्रोजारम पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। हम लोग ने पढ़ा है कि जो भी धातु होती है वो ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी भी है पारा जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आर्जेंटम कॉपर, ये ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है। आर्जेंटम और कॉपर ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। यहीं पीबी और हाइड्रोजारम सबसे कम सुचालक होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बच्चों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, और लिथियम सोडियम पोटेशियम सबसे मुलायम धातु है। देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तीन तत्व बहुत ही मुलायम होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये तीन तत्व बहुत ही मुलायम होते हैं, इसका मतलब ये है इसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। तो ठोस के जो रासायनिक गुण होते हैं, ये जो होती है वायु, जल और अम्ल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग के पास यहाँ पर है कि एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है। इससे अभिक्रिया करने बाद एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ये होते हैं Al2O3। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, ये पॉइंट करने वाली ये पॉइंट को नोट करने वाली बात है कि जब भी वायु जल एवं अम्ल से वो अभिक्रिया करता है कोई भी धातु, तो वो जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है एवं लवण बनाता है। ये बात हम लोग जानते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और वायु से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए ये बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहीं अगर ये एल्यूमिनियम यहीं मान लीजिए एक सोडियम धातु एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पुराना नहीं लेंगे। सोडियम है, वो जल अभिक्रिया कर रहा है एसिड से, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl सॉल्ट हो गया, और बनेगा क्या, H2। तो ये जाएगा, तो ये लवण हो गया। हम लोग जानते हैं ये बात को। आगे देखते हैं हम लोग। अब जानते हैं अधातु के बारे में। तो अधातु के जो भौतिक गुण हैं ये भंगुर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस पे चोट मारा जाए, अगर धातु पे प्रहार किया जाए तो ये चूर चूर हो जाएंगे, जैसे पत्थर, कोयला इत्यादि। ठीक है, ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, हम लोग को पता है।
इसमें विद्युत और ऊष्मा का पार नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होगा। ये आघातवर्धनीयता और तन्यता का अभाव होता है, पता है। आघातवर्धनीय यानी ये चोट को सहन नहीं कर पाएगा, तन्य भी बहुत कम होता है। लेकिन कुछ अपवाद है इसमें भी, चलिए हम लोग अपवाद को देखते हैं। क्या है ना अपवाद, कि जो दो रूप हैं कार्बन के, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हम लोगों ने देखा कि ये जो होते हैं अधातु भंगुर होते हैं, लेकिन हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। दूसरा अपवाद है कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रेफाइट में क्या होता है ना कि चार, जैसे कार्बन का आप रूप है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए होते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसके कारण वो विद्युत का कुछ सुचालक करता है, सुचालन करता है। अगला है कि हीरा सबसे कठोर गलनांक उच्च है। सही बात है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, पता है हम लोग को, उसका गलनांक भी उच्च होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है, ये बात हम लोग को पता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, इसके रासायनिक गुण को देखते हैं। देखिए, जो भी अधातु होते हैं वायु से या जल के साथ अभिक्रिया करेंगे ना, तो अगर वायु से अभिक्रिया कर रहा है तो ऑक्साइड बनेगा, और जल से अभिक्रिया कर रहा है तो अम्ल बनेगा। एग्जाम्पल, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। वहीं जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करेगा तो इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनेगा, H2CO3 बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास है धातु और धातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इनको पढ़ना हम लोग। देखिए, धातु और अधातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है बहुत सारे, जैसे NaCl हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताया जा रहा है कि क्यों होंगे। चलिए पहले इनको समझते हैं, उसके बाद हम लोग अब लेंगे। देखिए, ये सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 1। इसकी संयोजी संख्या यानी इसका संयोजकता 1 होती है सोडियम की, यही एक इलेक्ट्रॉन के कारण वो मतलब विद्युत का सुचालक भी होता है, ठीक है। इसकी संयोजकता 1 होती है ना। अब वहीं देखिए कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी है। क्लोरीन की संयोजकता भी 1 है, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। यहाँ पर होगा एग्जाम्पल बहुत सही, देखिए, है ना। क्या है कि Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस का चिन्ह उसके इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर क्लोरीन के पास चला जाता है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया जाता है, देखो Cl है, Cl पे के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेंगे तो उसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन को देना बहुत ही कठिन है, 7 इलेक्ट्रॉन को देना बहुत कठिन है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को देना बहुत आसान है, क्योंकि जितना कम इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ज़्यादा ऊर्जा, उतना कम ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो कोई भी तत्व अपनी ऊर्जा की हानि नहीं चाहता, वो अपनी ऊर्जा को स्टोर करना चाहता है, तो जिसमें कम ऊर्जा लगेगी वो वही कार्य करेगा। तो Na को अगर हम लोग Na का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दें तो Na के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्योंकि Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए उसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। तो ये एक आयनिक कंपाउंड भी हो गया, ये एक आयनिक अथी भी हो गया है, ठीक है, आयनिक यौगिक भी हो गया। NaCl नमक होता है। सेम एग्जांपल हम लोग के पास ऊपर है कि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो Mg का होता है 12, जिसके में 2 8 2, ठीक है। Mg के पास 2 8 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। वहीं ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर आप लोग गौर से देखें तो यहीं ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, तो Mg के पास +2 चार्ज आएगा, क्योंकि वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसी के पास 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, तो इसलिए कंपाउंड बन जाएगा हम लोग का MgO, ठीक है। अब देखते कुछ है नोटिफिकेशन। देखिए, ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसको बच्चों अभी ये टॉपिक है इसके बाद में, लेकिन ये पॉइंट है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें दोनों तरह के ऑक्साइड, हम लोग को पता है कि धात्विक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।
एक कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि उसमें दोनों के गुण पाए जाएंगे, अम्ल के भी गुण पाए जाएंगे, क्षार के भी गुण पाए जाएंगे। जैसे Al2O3 और ZNO, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। जब Al2O3 अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनाएगा, और क्षार से अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है आप लोग के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बना के दीजिएगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए Al2O3 क्या है, जल अम्ल भी है, भस्म भी है, यानी अगर वो अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, और भस्म से भी अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, है ना। इसलिए उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब दोनों। और ये देखिए, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा दो ठो, ये वाला Al2O3 क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और जेरेनो जिंक ऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना, कुछ पॉइंट्स और हम लोग के पास। अब देखिए आयनिक ऑक्साइड क्या होता है, बहुत अच्छा। आयनिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, देखिए आयनिक यौगिक, उदाहरण के लिए हम लोग ऊपर बात कर रहे थे आयनिक यौगिक के बारे में, जो अपने आयनों से बनते हैं, जो आयनों से, जो कि आयन देते हैं। अब जैसे हम लोग सोडियम NaCl सोडियम NaCl को देख रहे थे, तो NaCl क्या हो रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था जिसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तत्व से दूसरे तत्व के पास जा रहा है। तो ऐसे तत्वों के पास जब एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चार्ज जो आ रहा है, इसके जो आयंस बन रहे हैं, आयन है, ये सोडियम आयन है, ये जो है सोडियम आयन, और ये क्लोरीन आयन है। यहाँ पे आयन बन रहे हैं, आयन से कंपाउंड बन रहे हैं, इसलिए इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे MgO, अभी हम लोग ऊपर देखा था MgO में, कि वहां पर भी ऐसा हो रहा था। जैसे जिंक ऑक्साइड में भी होगा, जिंक में भी ऐसा ही होगा, Al2O3 में भी होगा, है ना। अब देखिए इसके भौतिक गुण को देखते हैं हम लोग। तो ये जो होते हैं ठोस, कठोर, भंगुर, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होता है, ये आयनिक ऑक्साइड के गुण है बच्चों। इसको लिखने के लिए इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं बचा, हमको शायद लगता है। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक गुण है, यहाँ पर रासायनिक गुण क्या है, सोडियम एवं क्लोरीन, सॉरी देखिए सोडियम एवं क्लोरीन अपना अपना अष्टक एक एक इलेक्ट्रॉन को त्याग एवं ग्रहण कर अस्तित्व प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा फ्री होता है, तो जिसके कारण वो एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है। देखिए हम पहले भी कहते कि एक इलेक्ट्रॉन को देना और 7 इलेक्ट्रॉन लेना दोनों में बहुत अंतर है। एक इलेक्ट्रॉन को देने में कम ऊर्जा है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में और क्लोरीन को दान करने में बहुत कठिन है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन को देना अच्छी बात है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन देना उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यही कारण है कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है, क्योंकि 2 और 8, अगर एक ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका अष्टक पूरा होता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, इसका अष्टक पूरा हो गया। वही क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को दान नहीं कर सकता है ना। 7 इलेक्ट्रॉन को दान करना बहुत कठिन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका अष्टक पूरा हो गया। तो यही होता है, देखिए क्या बोल रहा है कि अस्थायित्व प्राप्त करते हैं, हाँ, क्योंकि जब कोई अपना अष्टक पूरा कर लेता है, जब कोई तत्व अपना अष्टक पूरा कर लेगा तो वो अस्थायित्व हो जाएगा, यानी वो स्टेबल हो जाएगा, वो अब रिएक्शन करने के लायक नहीं होता है, ठीक है, वो अस्थायित्व हो जाता है। अब देखिए सेम यहाँ पर है कि परिमाणता सोडियम का एक आयन ये अनस्टेबल है, क्लोरीन का एक आयन, दोनों जब जुड़ेंगे तो विपरीत आवेश के कारण दोनों आयन स्थिर विद्युत बल में बंध जाते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग को पता है कि Na के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब दोनों दोनों जब जुड़ेंगे किसके कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव कारण एक बॉन्ड बन जाएगा उनके अंदर, एक फोर्स लगेगा दोनों को, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को आकर्षित करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को आकर्षित करेगा, जिसके कारण उन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो यही बात है। तो आयनिक बंधन में जो भी, ये एक पॉइंट है याद करने के लायक है कि आयनिक बंधन में जो भी पॉइंट जिस बल के द्वारा वो बंधे होते हैं वो स्थिर वैद्युत बल होता है आयनिक यौगिक में, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। ये नोट करने वाली बात है, ये आयनिक विद्युत बल, है ना।
अब देखिए बनकर NaCl का निर्माण करता है, हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में, है ना। आगे बढ़ते हैं, यह है MgCl2। देखिए प्रश्न है बच्चों, जरूर हल कीजिएगा। देखिए MgCl2, MgO, N2O आदि यौगिकों का निर्माण भी ऊपर दर्शाए तरीके से बनेगा, सही बात है, उसका भी निर्माण वैसे ही होगा। इन दोनों का अष्टक पूरा करना हम लोग को देखना पड़ेगा। MgCl2 फॉर एग्जाम्पल, MgCl2 देखते हैं। देखिए Mg की परमाणु संख्या होती है 12, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 2। यानी अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे ऑक्सीजन या क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए Mg हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। सॉरी मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्लोरीन का इधर भी 8 फुट जाएगा, क्लोरीन का इधर भी 8 फुट जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्न आयनिक यौगिकों में रासायनिक बंधन को दर्शावे, इस क्वेश्चन को जरूर हल कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई कमी हो गई तो उस कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग उसको अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। और सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, मोटिवेशन मिलता है। और अगर कहीं क्वेश्चन कोई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। चलिए तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।